वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा सांप है एनाकोंडा और दुनिया का सबसे बड़ा घड़ियाल है कैशियस, जिसका वजन करीब 1 टन के आसपास है। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि अतीत के सबसे बड़े सांप टाइटेनोबोआ और सबसे बड़ा घड़ियाल क्रोनोसोरस के सामने आज के कैशियस और एनाकोंडा सिर्फ बच्चे कहलाएंगे, क्योंकि अतीत के दोनों जीव दुनिया के जल भाग और स्थल भाग में जमकर राज करते थे और इनके सामने चाहे दुनिया का कोई भी जीव क्यों ना आ जाए, उनका परिणाम सिर्फ एक ही होता था, मृत्यु। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है, अगर ये दोनों जीव आज की दुनिया में रहते तो फिर क्या हो सकता था? क्या ये सभी चीजों को तबाह कर देते, या फिर आपने आधुनिक वेपन्स के जरिए इन्हें आसानी से काबू में कर लिया होता? इन सभी सवालों के जवाबों को जानने के लिए आज का ये वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना पड़ेगा। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले चलिए जल्दी से टाइटेनोबोआ और क्रोनोसोरस के बारे में कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। पहले बात करते हैं टाइटेनोबोआ के बारे में। टाइटेनोबोआ आज से करीब 48 मिलियन साल पहले इस दुनिया में राज करता था और कुछ साइंटिस्ट अपने रिसर्च के जरिए ये दावा करते हैं कि ये लगभग 10 मिलियन साल तक ये जीव दुनिया का सबसे बड़ा शिकारी प्राणी था। एक टाइटेनोबोआ की लंबाई करीब 13 मीटर यानी कि 43 फुट के आसपास थी। अगर हम एक डायग्राम के जरिए इस विषय को देखें तो 2 जिराफों को मिलाकर अगर ऊपर नीचे करके सुला दे तब भी इनका सम्मिलित लंबाई टाइटेनोबोआ की लंबाई के मुकाबले थोड़ी कम होगी। वर्तमान का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा की लंबाई भी टाइटेनोबोआ की लंबाई से आधी है। एक टाइटेनोबोआ का वजन करीब 1 टन के आसपास होता था। अपने बड़े से शरीर के जरिए टाइटेनोबोआ पहले ही अपने शिकार को एकदम से जकड़ लेता था और फिर उसे शिकार को एकदम से निगल जाता था। आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक टाइटेनोबोआ एक बड़े से जलहस्ती को भी निगल जाने की क्षमता रखता है। वैसे तो उस वक्त दुनिया में इनका कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन रिसर्च के जरिए साबित होने वाली इस बात से आपको टाइटेनोबोआ की क्षमता का अंदाजा जरूर लग गया होगा। टाइटेनोबोआ ज्यादातर नदियों में देखे जाते हैं और ये जीव मछलियों का शिकार करके अपना जीवन यापन करता था। लेकिन मछलियों को छोड़कर टाइटेनोबोआ कभी कभार घड़ियाल का भी शिकार कर लेता था और ये जीव एक घड़ियाल को भी एकदम से निगल जाने की क्षमता रखता था। एक टाइटेनोबोआ की शरीर की चौड़ाई में करीब 1 मीटर यानी 3 फुट होता था और इससे भी आप एक बात समझ गए होंगे कि दुनिया के किसी भी जीव को निगल जाना टाइटेनोबोआ के लिए काफी आम बात थी। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि टाइटेनोबोआ जब किसी को जकड़ लेता था तो वो उसके ऊपर करीब 28 किलो पर स्क्वायर सेंटीमीटर यानी 400 पाउंड पर स्क्वायर इंच के हिसाब से प्रेशर क्रिएट करता था। अब बात करते हैं क्रोनोसोरस के बारे में। क्रोनोसोरस टाइटेनोबोआ जैसा विशालकाय जीव तो नहीं था, लेकिन शिकार के मामले में किसी से कम नहीं था। एक क्रोनोसोरस के मुंह के अंदर काफी सारे छोटे और नुकीले दांत देखने को मिलते थे, जो शिकार करने के वक्त दुश्मन को मारने में काम आता था। वर्तमान के किसी भी घड़ियाल के मुकाबले क्रोनोसोरस काफी बड़ा हुआ करता था और ये बात आप इस डायग्राम को देखकर समझ गए होंगे। लेकिन इस डायग्राम को छोड़कर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि एक क्रोनोसोरस की लंबाई करीब 10 मीटर यानी 33 फुट के आसपास थी और इनका वजन करीब 12 टन के आसपास होता था। अब तो ये बात आप समझ गए होंगे कि कितना विशालकाय जीव था ये क्रोनोसोरस। चलिए अब जान लेते हैं क्रोनोसोरस के शिकार करने के तरीकों के बारे में। एक क्रोनोसोरस ज्यादातर गहरे पानी में छुपकर रहता है। ये अपने शिकार को एकदम पानी के नीचे से आक्रमण करता है और ये आक्रमण इतना घातक होता था कि उस जीव का बचना करीब करीब नामुमकिन होता था। इसके साथ एक क्रोनोसोरस के शरीर में करीब 4 फ्लिपर होते थे, जिसके सहारे काफी तेज गति से तैर सकते थे। लेकिन इसके साथ एक और बात याद रखना जरूरी है कि एक टाइटेनोबोआ और एक क्रोनोसोरस का आमना सामना कभी नहीं हुआ था, क्योंकि ये दोनों जीव अलग अलग समय पर इस दुनिया में राज करते थे और इनके रहने की जगह भी अलग थी। एक टाइटेनोबोआ ज्यादातर किसी गर्म क्षेत्र की नदियों में रहना पसंद करता था, लेकिन दूसरी तरफ क्रोनोसोरस ज्यादातर ठंडक क्षेत्र के समुद्री भागों में रहना पसंद करता था। इसी वजह से इन दोनों जीवों के बीच कभी कोई संघात नहीं हुआ। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर ये दोनों जीव वर्तमान की दुनिया में रहते तो अंजाम क्या होता? क्या ये दोनों जीव पूरी मानव सभ्यता का अंत कर देते या फिर हम इंसान इनको काबू करने में सफल हो जाते? इन सवालों के जवाबों को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि अगर ये दोनों जीव वर्तमान में रहते तो वो कौन सी जगहों में रहना पसंद करते। दोस्तों, टाइटेनोबोआ थोड़े गर्म जगहों में रहना पसंद करते, जैसे कि वेनेजुएला, कोलंबिया, ब्राजील। इन सभी देशों में टाइटेनोबोआ रहना पसंद करता और इन सभी देशों में रहने वाले लोगों को टाइटेनोबोआ से थोड़ा सतर्क रहना पड़ता, क्योंकि टाइटेनोबोआ इतना शक्तिशाली है कि वो इनके घरों को तोड़कर इन पर आक्रमण कर देता। लेकिन एक सांप कभी भी ऐसे आक्रमण नहीं करता है और सबसे मजे की बात यह है कि एक सांप कभी भी किसी इंसान पर आसानी से आक्रमण नहीं करता।
दरअसल सांप तभी इंसानों पर आक्रमण करते हैं जब उन्हें इंसानों से खतरा महसूस होता है। इसीलिए आज के मेगा सिटी से टाइटेनोबोआ दूरी बनाए रखता और वो किसी ऐसी जगह की तलाश करता जहां पर वो आसानी से छिप सके। और ऐसी जगह की तलाश में टाइटेनोबोआ का सबसे पसंदीदा स्थान जरूर अमेज़न का जंगल ही होता। लेकिन अगर अमेज़न के जंगलों में टाइटेनोबोआ जैसा कोई भयंकर जीव आ जाए तो वो यहाँ पर रहने वाले जीव जंतुओं के लिए एक खतरा बन जाएगा, क्योंकि टाइटेनोबोआ बड़ी आसानी से इन्हें जान से मार देगा और इन सभी जीवों के बच्चों को खाकर टाइटेनोबोआ उनका अस्तित्व ही इस दुनिया से मिटा देगा। और इसी वजह से यहाँ पर रहने वाले जीव किसी सुरक्षित जगह की तलाश में निकल पड़ेंगे और अमेज़न जंगल का फूड चेन एकदम से टूट जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं क्रोनोसोरस के बारे में। दोस्तों, प्राचीन काल में कछुआ भी एक बड़े से टेबल के साइज का होता था, इसलिए क्रोनोसोरस का पेट कुछ कछुए खाकर ही भर जाता था। लेकिन वर्तमान के कछुए इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि क्रोनोसोरस को अपना पेट भरने के लिए बहुत सारे कछुए खाने पड़ेंगे, लेकिन उसके बाद भी उसका पेट नहीं भरेगा और सारे फसाद की जड़ यहीं से शुरू हो जाएगी, क्योंकि अपना पेट भरने के लिए क्रोनोसोरस समुद्र के दूसरे जीवों पर हमला करेगा और उसका पहला टारगेट होगा एक बड़ा सा व्हेल। लेकिन एक बड़े से व्हेल को क्रोनोसोरस कभी भी एक साथ निगल नहीं पाएगा। वो सिर्फ उस व्हेल को कुछ टुकड़ों में बांटकर ही खा सकता है, लेकिन ये तरकीब भी काम नहीं आएगी। इसीलिए इस भूखे क्रोनोसोरस को समुद्र के दूसरे छोटे जीवों पर हमला करना पड़ेगा और इन्हें क्रोनोसोरस इतनी ज्यादा मात्रा में खा लेगा कि सारे दुनिया की मछलियों की अकाल पड़ जाएगी। लेकिन इन मछलियों को खाने के बाद भी क्रोनोसोरस भूखा ही रह जाएगा और तब इन समुद्री इलाकों को इंसानों के लिए खतरनाक घोषित कर दिया जाएगा। इन समुद्री इलाकों से जाने वाले जहाजों का निर्माण और अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि क्रोनोसोरस किसी भी वक्त इन जहाजों पर हमला कर सकता है। लेकिन कोई भी जहाज इतने बड़े खतरे को ध्यान में रखकर समुद्र में जाना पसंद नहीं करेगा और इस वजह से दुनिया में टूरिज्म और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस काफी नुकसान में चला जाएगा। और अगर क्रोनोसोरस सिर्फ व्हेल को खाकर ही अपनी जिंदगी गुजारना चाहे तो व्हेल के अकाल से समुद्र का इकोसिस्टम एकदम बिगड़ जाएगा। लेकिन टाइटेनोबोआ को कुछ इंसान उसके महंगे खाल के लिए आक्रमण कर बैठेंगे और ठीक इसी तरह से क्रोनोसोरस के महंगे दांतों के लिए भी कुछ इंसान इसका शिकार करना चाहेंगे। जैसे वर्तमान में गेंडे के सींग के लिए उसकी हत्या कर दी जाती है और उस हिसाब से क्रोनोसोरस के दांतों की कीमत उससे भी कहीं ज्यादा होगी और उन दांतों के लिए कई लोग क्रोनोसोरस का शिकार करना चाहेंगे। इस वीडियो को खत्म करने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अपनी रिसर्च के जरिए कुछ साइंटिस्ट ये दावा करते हैं कि प्राचीन काल में खो जाने वाले जीवों का इस दुनिया में वापस आने की पूरी संभावना है, क्योंकि प्राचीन काल में हमारी धरती की औसत तापमान 32 डिग्री के आसपास था और वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया का औसत तापमान तेज गति से बढ़ रहा है और बहुत जल्दी ये प्राचीन काल के औसत तापमान के समान हो जाएगा। इसलिए टाइटेनोबोआ या फिर क्रोनोसोरस जैसे जीव फिर से हमारी दुनिया में वापस आ सकते हैं। लेकिन इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, ये हम कमेंट में जानना चाहेंगे। और ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।